जंग का मैदान क्या लगेगा युद्ध पर विराम? जंग का मैदान सफल होगी कल की कोशिश। जंग का मैदान क्या होगा कल की बैठक का अंजाम? एक तरफ यूक्रेन की जमीन और आसमान बम के गोलों से दहल रही है, हर पल धमाकों की गूंज है, बर्बादी की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ जंग को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। दो दौर की बातचीत भले ही फेल हो गई हो, लेकिन तीसरे दौर की बैठक के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि तैयार हैं। कल जंग पर विराम लगाने की उम्मीद लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों का टेबल पर आमना सामना होगा। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दोनों देशों के बीच अब तक सिर्फ रूस और यूक्रेन के नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने के अस्थायी समझौते पर ही सहमति बन पाई है। लेकिन कल की बैठक पर दुनिया की निगाहें हैं और उम्मीद ये कि जंग किसी भी तरह से थम जाए। क्या कल की बैठक में बनेगी सहमति? क्या इजरायली पीएम और पुतिन की मुलाकात से बनेगी बात? दुनिया चाहती है कि जंग जल्द से जल्द थम जाए। एक तरफ दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात है, तो दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट मॉस्को में हैं और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जंग रोकने पर चर्चा हुई। पहले भी यूक्रेन और रूस के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए इजरायली पीएम मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। अचानक से इजरायली पीएम का यह मॉस्को दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ इजरायली पीएम मॉस्को के दौरे पर है, तो दूसरी तरफ इजरायल के लेव अवीव में रूसी दूतावास के सामने सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा। मांग सिर्फ एक ही, किसी तरह से जंग रुकनी चाहिए। सैकड़ों लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ जमकर नारेबाजी की और मानवता के लिए जंग तुरंत रोकने की मांग की। यूक्रेन पर रूस का लगातार वार, जंग से पीछे हटने को यूक्रेन नहीं तैयार। जंग की शुरुआत हुई तो लगा महज 2 दिन बाद ही यूक्रेन जंग में सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 11वां दिन है, लेकिन यूक्रेन जंग के मैदान में लगातार डटा हुआ है। इस बीच भीषण जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दहाड़ लगाई। Ukraine is bleeding, but Ukraine has not fallen and stands both feet on the ground. The Ukrainian armed forces and all forces of defense are defending the country in all directions. Putin, leave Ukraine alone. You will not win this war. Time to save lives of Russians and end this bloodbath. There are already 113 companies that have stopped working in Russia or with Russia. I commend their decisions. I call on all companies to stop trade and cooperation with Russia and Russian partners. Stop investments. Every dollar or euro earned from business with Russia today is soaked in the blood of Ukrainian men, women, and children. यूक्रेन में तबाही का मंजर है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने यूक्रेन पोलैंड सीमा पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। यहां उन्होंने ब्लिंकन के साथ यूक्रेन के लिए जरूरी हथियारों की आपूर्ति, प्रतिबंधों की दक्षता सुनिश्चित करने और दबाव बढ़ाने के तरीके पर बातचीत की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि यूक्रेन मिटने को तैयार है, लेकिन किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस पीछे एक और अहम खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध पर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। दरअसल यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर खत्म होने के बाद से पुतिन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन का भविष्य खतरे में है और इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम देशों को भी बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की पाबंदी को युद्ध के ऐलान जैसा बताया है, यानी कि अब स्थिति और भी ज्यादा आने वाले दिनों में भयानक हो सकती है यूक्रेन में। तो यूक्रेन युद्ध पर पुतिन ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। सीज फायर खत्म हो चुका है, अब यूक्रेन का जो भविष्य है वो खतरे में है, ये कहा है पुतिन ने। पश्चिमी देशों की पाबंदी और साथ ही यूक्रेन युद्ध पर पुतिन ने ये जो बड़ा बयान दिया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को भी बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की पाबंदी को युद्ध के ऐलान जैसा बता दिया है। तो यूक्रेन के युद्ध का आज 11वां दिन है और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आज भी रूस की सेना जो है वो यूक्रेन के कई शहरों में
मिसाइल दाग रही हैं। इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो बताएंगे और डिटेल में। जनरल मेस्टन आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग जनरल मेस्टन। दीपिका, गुड मॉर्निंग। सर, युद्ध का 11वां दिन और कल हमने देखा कि सीज फायर का ऐलान करने के बाद आप पुतिन ये कह रहे हैं कि खतरे में है यूक्रेन का भविष्य, यानी कि और भी ज्यादा भयानक तस्वीर देखने को मिल सकती है। अब जो लिहाज अब तक कर रहे थे पुतिन वो अब नहीं करेंगे। और देखिए, पुतिन के रोज स्टेटमेंट्स बदली होते रहते हैं। अभी ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आपने ये बता ही दिया है। देखिए, कहानी ये निकल के आ रही है कि ये युद्ध तो चलेगा, और युद्ध मतलब यही नहीं है कि बिल्डिंग्स को बम्बार्ड कर देना। मैं अफगानिस्तान में था और मैं कई अफगानियों को मिला हूं जिन्होंने अफगानिस्तान सोवियत सेना को वहां शिकस्त दी थी, और वो अभी मेरे ख्याल 52-60 ईयर्स के थे। मैं कईयों को मिला था और मैं उनसे ये बहुत डिटेल में पूछता था। तो उधर भी वहां के लोगों की जो विल थी, उन्होंने वो उसी विल से लड़े, और वहां पर फाइनली शिकस्त किसकी हुई? सोवियत रूस की हुई है। तो मैं बता रहा हूँ, ये भी जिस प्रकार चल रहा है, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने देश को यूनाइट कर दिया है। और अभी आप देखते रहिए, देखिए कोई भी बमबारी से और मिसाइल्स वगैरह से कोई किसी देश पे कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक है, वो दुनिया को भी लग रहा होगा कि बहुत ताकत है रूस में और सब कुछ कर सकता है। आज की तारीख में ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, उसको कौन सा देश रोक सकता है? 2 एग्जांपल्स हैं। क्या अमेरिका जब अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली निकला है, 20 साल तकरीबन रहा, क्या वो रोक पाया? उसका जवाब बहुत क्लियर है, नहीं। तो अभी यहाँ के जो लोग हैं, यूक्रेनियन लोग, उनको बहुत नफरत होने लगी है रूस के प्रति। और अभी आप देखते रहिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग जा रहे हैं, पोलैंड और ये जितने भी देशों में हैं जो नेटो कंट्रीज में, वहां उनकी ट्रेनिंग होगी और इनको लॉन्च किया जाएगा। मैं अगर वो होता यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, तो मैं तो वॉर कैरी करता ये क्या नाम है, रूस की टेरिटरी में, क्योंकि वॉर कैरी करने के बहुत आसान तरीके हैं आजकल, बहुत सीधे साधन है, मिसाइल और हथियार ही नहीं है। आजकल आपने देख लिया कि किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पर भी अटैक छोटे मोटे किए जा सकते हैं, और जब आप लोगों के ऊपर अटैक करिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करिए, इनको हिट करेगा। तो प्रेसिडेंट पुतिन अभी क्या कर रहे हैं, देखिए एक तरफ वो अभी उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल से बात की है, वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। कैसे? मैं इसको प्रेशर टैक्टिक्स भी नहीं बोलूंगा। देखिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का जो ओरिजिन है वो एक जूइश पेरेंट्स के जरिए है। उनको पता है ये जू हैं, और इजराइल आपको पता है जूइश नेशन है। तो उनको भी वहां बताया जाएगा कि यार थोड़ा इनको आप समझाइए, क्योंकि देखिए अभी प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी बहुत स्टबर्न लीडर हो गए और ऑब्स्टिनेट लीडर हो गए, और वो अब किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। और सही है, कौन सा देश किसी के सामने झुक जाएगा? चाहे छोटा सा देश हो या बड़ा देश हो, हर देश की अपनी सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी के सामने झुकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हर मसले हल किए जा सकते हैं बातचीत से, डिप्लोमेसी। सही कह रहे हैं सर आप। और यूक्रेन ने तो यही रवैया अपनाया भी है, डिफेंड मोड में है, पहले दिन से ही युद्ध का डट करके सामना यूक्रेन कर रहा है। इस बीच दर्शकों को बता दें सीज फायर कहां कहां पर हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से कुछ और दावे किए जा रहे हैं, रूस कुछ और कह रहा है। ये देखिए, यूक्रेन के ये वो 2 इलाके हैं जहां पर सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से किया गया है। मारियोपोल और वोल्नोवाखा, यहां पर सीज फायर का ऐलान रूस ने किया है। लेकिन अब यूक्रेन ये कह रहा है कि अभी भी लगातार वहां पर आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, रूस की सेना उन्हें परेशान कर रही है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जबकि कल रूस ने साफ कह दिया था सीज फायर का ऐलान करते हुए कि हम वहां से जब तक सभी नागरिक नहीं निकल जाते हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि अटैक कर रहा है रूस, लोगों को परेशान कर रहा है। मारियोपोल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 4,40,000 नागरिक मौजूद थे, वोल्नोवाखा में भी 21,000 के आसपास लोग मौजूद थे। ऐसे में इन नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर दिया है। रूस ने ये कहा था कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं और लोगों को परेशान नहीं की जाएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, चेरनिहिव में रूस की बमबारी लगातार जारी है। रूस की बमबारी में कई घर तबाह हो चुके हैं, यानी कि रिहायशी इलाकों में टारगेट किया जा रहा है। बमबारी की वजह से घरों में आग लग चुकी है। आग जब बुझेगी तब पता चल पाएगा कि नुकसान कितना कुछ हुआ है। लेकिन देखिए, आज युद्ध के 11वें दिन भी महायुद्ध जारी है। चेरनिहिव में रूस की बमबारी जारी है। रूसी बमबारी में कई घर तबाह हो चुके हैं, रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो आज भी स्थिति और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा भयानक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रूस ने यह कहा कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं, लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन आज ये तस्वीर जरा देखिए चेरनिहिव की,
यूक्रेन के जितने भी दक्षिण शहर हैं वहां पर लगातार बमबारी रूस कर रहा है। चेर्निहिव में रूस की ये बमबारी आज 11वें दिन भी जारी है। रूसी बमबारी में कई घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। बमबारी की वजह से घर में कितनी भयानक आग लगी है, जरा इस तस्वीर को देखिए। यानी कि पुतिन जो बात कह रहे थे कि अब यूक्रेन का भविष्य खतरे में है इस सीज फायर के ऐलान के बाद, तो कहीं और उसी तरीके का एटीट्यूड भी रूस ने अपनाया हुआ है। नुकसान लगातार यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। आज 11वें दिन भी भयानक बमबारी हो रही है। Снес второй этаж, взорвался в огороде. Ну, в общем, все. Все живы, слава богу. Це мій дом, це мій дом. Блядь, дом мій. Це всього мій. तो चेर्निहिव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चेर्निहिव के घरों में आग लग चुकी है। दरअसल रूस की सेना की तरफ से एक बार फिर से मिसाइल दागी गई है, लगातार बमबारी हो रही है और रिहायशी इलाकों में ये बम फेंके जा रहे हैं। और हमने देखा कि युद्ध के दूसरे तीसरे दिन से ही पहले तो सेना के कैंप पर अटैक कर रहा था रूस, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी हमले करने से परहेज नहीं कर रहा। रूस के हमले के बाद आसमान में उठता धुआं, सड़क पर यहां वहां जलती गाड़ियां और एक दहशत भरी खामोशी। यूक्रेन के बूचा की ये डरावनी तस्वीर है। वो शहर जो चंद रोज पहले तक आबाद था, लेकिन रूस के हवाई हमलों के बाद यहां अब तबाही के निशान हैं। वीरानी घर घर छाई है। ऐसी कई भयानक तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही हैं, जहां मिसाइल हमलों से इमारतें ध्वस्त हो गईं और मौतें बेहिसाब हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन में ऐसी कौन सी शक्ति है कि युद्ध के 10वें दिन भी 4 करोड़ की आबादी वाला ये देश महाशक्ति रूस के सामने सीना ताने खड़ा है। इतनी तबाही के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग जीत लेने का दम भर रहे हैं। Тож, якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінності, перемога свободи. Це тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту. बड़ी बात यह भी है कि यूक्रेन की सेना वापस उन इलाकों पर नियंत्रण भी आसानी से पा ले रही है जहां पहले रूस का कब्जा हो चुका था। इसकी बानगी है ये तस्वीर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां रूस बमबारी करके कब्जा जमाया तो शनिवार की सुबह खबर आई कि यहां यूक्रेन का वापस नियंत्रण हो गया। इसी तरह से सोमी ओब्लास्ट से लेकर माइकोलैव के एयरपोर्ट तक यूक्रेन ने अपना झंडा फिर से फहरा दिया। अब सवाल है कि रूस के सामने यूक्रेन के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? तो ये जानने से पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूस की सैन्य ताकत के आगे यूक्रेन टिकता कहां पर है। रूस के पास 9 लाख एक्टिव मिलिट्री तो यूक्रेन के पास 2.5 लाख। रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान तो यूक्रेन के पास सिर्फ 98 फाइटर जेट। रूस के पास 12,420 टैंक तो यूक्रेन के पास 2500 से अधिक। रूस के पास 7,500 से अधिक तोपखाने तो यूक्रेन के पास 2,000 से अधिक। रूस का रक्षा बजट 61 अरब डॉलर जबकि यूक्रेन का सिर्फ 6 अरब डॉलर। सबसे बड़ी बात यह कि रूस परमाणु शक्ति संपन्न है। उसके परमाणु बम से सेकंड में ही यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। जबकि ऐसे मुश्किल वक्त नेटो और अमेरिका जैसे दोस्त भी यूक्रेन को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। फिर भी यूक्रेन 10 दिन से लगातार रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। दुनिया की कोई भी आर्मी बिल्टअप एरिया में लड़ने से बचती है, क्योंकि बिल्टअप एरिया में वही टैंक जो ओपन के अंदर एक शक्तिशाली और भयानक हथियार होते हैं, सांकड़ी गलियों में जाने के बाद जब उन्हें टर्निंग रेडियस नहीं मिलता, जब ना लेफ्ट फ्लैंक में कुछ मिलता ना राइट फ्लैंक में जगह मिलती, ऐसे समय में वही टैंक एक
बैठी हुई बत्तख या सिटिंग डक जैसे हो जाते हैं। यूक्रेन की इस हिम्मत को आप 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। रूस से जंग सिर्फ यूक्रेन की सेना नहीं लड़ रही है, बल्कि यूक्रेन के नागरिक भी इस युद्ध में शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने अपनी तरफ से 18,000 से अधिक हथियार दिए हैं। अकेले 26 फरवरी को ही जनता के बीच 70,000 से ज्यादा AK-47 बांटी गई है। खबर है कि अमेरिका, कनाडा, जापान और दूसरे मुल्कों से 66,000 से अधिक यूक्रेनी वापस अपने देश लौटकर रूस के सैनिकों से मोर्चा ले रहे हैं और हथियारों से लैस यूक्रेन के यही लोग रूस की सेना से गली मोहल्लों में गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। रूसी सैनिकों की विजयी राह मुश्किल बना रहे हैं। इस टाइम गुरिल्ला वार की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ये वियतनाम के अंदर अच्छे से अमेरिका देख चुका है और इतना बड़ा शक्तिशाली देश वियतनाम के सामने भाग के आ गया। कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान में हुआ। आप कह सकते हैं कि पूरा यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में खड़ा हो गया है और यही वजह है कि पुतिन के लिए जो जंग महज 2 से 3 दिनों की मानी जा रही थी, वो 10वें दिन भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से बात की है। यूक्रेन की सुरक्षा के मुद्दे पर यह चर्चा हुई है। यूक्रेन के लिए वित्तीय मदद पर भी चर्चा हुई। रूस के खिलाफ प्रतिबंध और बढ़ाने की अपील की है, लेकिन इस प्रतिबंध का असर क्या रूस पर कुछ भी होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आज की बात ये नहीं है, प्रतिबंध बहुत पहले से कई देश लगा चुके हैं, लेकिन कोई असर इसका युद्ध में देखने को नहीं मिला है। कोई भी नरमी रूस की तरफ से देखने को नहीं मिली है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से बात की है। यूक्रेन की सुरक्षा के मुद्दे पर यह चर्चा हुई। यूक्रेन के लिए वित्तीय मदद भी को लेकर के भी चर्चा हुई है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध और भी ज्यादा बढ़ाने को लेकर के अपील की गई है। जनरल मेस्टन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस महायुद्ध की कवरेज में। जनरल मेस्टन, जेलेंस्की और बाइडेन के बीच की इस बातचीत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बातचीत से कुछ भी इस युद्ध में या फिर पुतिन के रवैये में नरमी देखी जा सकती है? क्योंकि प्रतिबंध का कोई असर पड़ नहीं रहा है, उसका और बुरा प्रभाव ही पड़ रहा है। दीपिका, पहली बात, ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, इसका तो बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं होता है। अभी आपने दूसरा सवाल उठाया, जो बातचीत हुई है उससे क्या होगा। देखिए, बातचीत तो इनडायरेक्टली काफी हद तक हो रही है और हर चैनल से हो रही होगी, मतलब यूक्रेन और यूएस और नाटो के बीच में। देखिए, वॉर को सपोर्ट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। एक है डायरेक्ट वॉरफेयर। अमेरिका की जो नीति है, वो आज तक जितनी भी कोल्ड वॉर, पोस्ट स्ट्रेटेजी, जितने भी वॉर हुए हैं रूस के साथ, वो सारे इनडायरेक्ट वॉर हुए हैं और रूस ने भी इनडायरेक्ट वॉर खेला है। ये यहाँ पर भी इनडायरेक्ट वॉर चलेगा। सिर्फ फर्क ये है कि इस टाइम रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है, वो एग्रेसर बन गया है। इनडायरेक्ट वॉर नाटो और अमेरिका खेलेगा। इसके लिए टेररिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को पता है वहाँ इन्होंने, अमेरिका ने काफी टेररिस्ट वहाँ ट्रेन करके रखे हुए हैं, उनका उपयोग किया जाएगा। जो आम जनता है यूक्रेन की, इनको मैं टेररिस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन इनको गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन किया जाएगा। और आज से मैं बता रहा हूँ, आज 10 दिन के बाद की लड़ाई देखिए। हम तो अभी रोज लड़ाई को देख रहे हैं। मेरे को लगता है 10 दिन तक अभी 2 ही रास्ते दिख रहे हैं। या तो पुतिन को लगने लगेगा कि उनकी सेना का एक मिलिट्री हेडवे नहीं हो रहा है, एक प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कब तक ये बमबारी करते रहेंगे? क्या दिख रहा है? नतीजा तो यही हो रहा है और इंटरनेशनल आइसोलेशन हो रहा है और उनकी सेना को भी लॉसेस हो रहे हैं। तो एक तरीका है, शायद टॉक सक्सेसफुल हो सकती है आज से 10 दिन के बाद। दूसरा, अगर नहीं होती है, वही एक रास्ता है, तो प्रेसिडेंट पुतिन ये बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, शहर पे शहर गिराते रहेंगे और उनको लगेगा कि वो बहुत एक इंटरनेशनल पावर स्टेटस है, क्योंकि उनको लगेगा कि पूरी दुनिया चुप बैठी है। यस, आज मैं एक तरह से बोलूंगा, नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रखा है। अगर आप सोचिए वो दूसरे या तीसरे दिन में इन्वॉल्व हो जाते, तो अभी तक ये युद्ध बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाता और एक स्थिति ये आती कि जब रूस को या अमेरिका को लगता या नाटो को लगता कि अब हम बहुत ही गंभीर स्थिति में आ गए हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज अगर इस विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स शुरुआत होते हैं और या नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक देश पे निर्भर है, वो है अमेरिका। इसीलिए अमेरिका, मेरे ख्याल, अभी मैं तो बोलूंगा आज की तारीख में मैच्योर्ड रोल प्ले कर रहा है।
क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट में आपको मैंने परिणाम बता दिए। तो अब बचा रास्ता क्या है? इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स की तो माहिरता है, उनका इतना एक्सपीरियंस है। अफगानिस्तान से लेकर कितने देशों में उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है। और इनडायरेक्ट वॉरफेयर अब चलेगा, ये लंबा चलेगा, बिल्डिंग सारी तबाह हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कीव भी कैप्चर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? वो जनता तो अभी जितनी भी वहां की यूक्रेनियन जनता है, उनको तो इतनी नफरत है, वो तो अभी मर मिटने के लिए कुछ भी करेंगे। वो वॉर को कैरी करेंगे, रशियन टेरिटरी में वहां धमाके करेंगे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो रशियन फोर्सेस यूक्रेन में उनको भी टारगेट करते रहेंगे। तो ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर चलेगा, जिस पर अफगानिस्तान में चलेगा। ये सही कह रहे हैं जनरल वेस्टर्न आप। और कल ऐसी तस्वीर भी आई थी सामने कि रूस की टैंक के सामने यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो आ गए थे, विरोध कर रहे थे रूस की सेना का। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में आम लोग पिस रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। युद्ध के 10वें दिन कुछ घंटे के आंशिक सीजफायर पर सहमति तो हुई। इसमें यूक्रेन के 2 शहरों से विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर भी बनाया गया। लेकिन हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। रूस ने यूक्रेन से युद्ध के 10वें दिन करीब 8 घंटे तक के लिए अपनी तोपें शांत कर दी। लड़ाकू विमानों की उड़ान रोक दी। रूसी मिसाइलों की गर्जना रुक गई। यूक्रेन की तरफ से भी इस दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया से यूक्रेन में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर की मांग की जा रही थी, जिस पर रूस ने सहमति जता दी। Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени, российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполя и Волновахи. रूस ने मानवीय कॉरिडोर खोले जाने के लिए ये युद्ध विराम यूक्रेन के मारियोपोल और वोल्नोवख शहर के लिए किया। रूस की तरफ से ये सीज फायर दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए किया गया। रूस का ये फैसला मारियोपोल में फंसे 4,40,000 जबकि वोल्नोवख में फंसे 21,000 लोगों के लिए किया गया था, जहां दोनों ही इलाकों में बिजली पानी नहीं है और जिस पर यूक्रेन ने भी अपनी सहमति जताई। Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха, щоб врятувати людей, жінок особливо, дітей, людей старшого віку, щоб дати продукти харчування і ліки тим, хто залишається. हालांकि इस ऐलान के थोड़ी देर बाद खबर यह भी आई कि मारियोपोल में गोलीबारी हुई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं किया। सच क्या है और झूठ क्या है, इस मामले में अभी और जानकारी आना बाकी है। लेकिन यहाँ अपने हिंदुस्तान में रक्षा और कूटनीति मामलों के जानकारों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से जोड़कर देखा। कॉरिडोर में से हिंदुस्तानी भी निकलेंगे, बाकी देशों के भी निकलेंगे, और यूक्रेनियन जो रेफ्यूजीज हैं अभी 1 मिलियन के जा चुके हैं। यूएन का ऐलान हुआ है कि कम से कम 4 मिलियन लोग हैं और प्लान कर जाएंगे, तो वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी ये सुरक्षित मौका मिला है, लेकिन ये मौका कब तक दिया जाता है ये पता नहीं, क्योंकि साफ तौर पर रशिया ने कहा ये सीजफायर जो है टेम्प्रेरी है। मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान उसको बता देगा कि हमारे सारे नागरिक निकल चुके हैं तो इस सीजफायर को बंद कर देगा। रूस ने यूएनएससी की बैठक में कहा था कि वो यूक्रेन से भारतीय छात्रों और दूसरे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 बार पुतिन से भारतीयों की सुरक्षा को लेकर फोन पर बात कर चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ अभिजीत अय्यर मित्रा ने 2 दिन पहले ट्वीट करके दावा किया था कि भारत के कहने पर रूस ने 6 से 8 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया। भारत ने वो कर दिया जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नहीं कर पाए। ये दावे कितने सही हैं कह नहीं सकते, लेकिन इस सच से इनकार किसे है कि भारत रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और भारत की अभी चिंता यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीयों को लेकर बढ़ी है, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने अलग अलग चैनलों के माध्यम से रूस और यूक्रेन की सरकार के सामने तत्काल प्रभाव से सीज फायर करने की मांग उठा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना में शामिल हो रहे हैं लोग। राजधानी कीव में लगी है लोगों की लंबी लाइन। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी लोग अब सड़क पर उतरे हैं। कल भी ऐसी कुछ तस्वीर सामने आई थी जहां पर यूक्रेन की सेना में शामिल हो रहे हैं आम नागरिक, और रूस की सेना का जमकर विरोध भी किया जा रहा है, डटकर सामना किया जा रहा है। अपने मजबूत इरादों के साथ सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि यूक्रेन की जनता भी रूस का सामना कर रही है, और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी कीव की आप तस्वीर देखिए जहां पर लंबी लंबी लाइन लोगों की लगी हुई है। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं, क्योंकि अब रूस का जो अगला टारगेट है वो राजधानी कीव ही है, और यहां पर ये लोग नहीं चाहते कि रूस का कब्जा हो। इसीलिए सेना के साथ हाथ में हाथ मिलाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, रूस के खिलाफ लड़ने के लिए ये सभी लोग अब सड़क पर उतरे हैं। और देखिए किस तरीके से ये लंबी लाइन लगी हुई है। ये लोग शामिल होना चाहते हैं सेना में, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आम नागरिक हैं। आखिर ये रूस की सेना का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनका सामना कैसे और कब तक कर पाएंगी, उनके सामने कब तक टिक पाएंगी? क्या ये रास्ता अपना पाना बहुत ज़्यादा यूक्रेन के लिए सही साबित हो पाएगा? आम नागरिक अब सड़क पर उतरे हैं क्योंकि नहीं चाहते कि राजधानी कीव में उनका कब्जा हो रूस की सेना का, और रूस अब लगातार कीव की तरफ, कीव पर कब्जा करने के लिए हर दिन हमले कर रही है, हर मिनट हमले कर रही है कि जल्द से जल्द अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया जा सके और कब्जा जमाया जा सके। तो बेहद खास मेहमान भी लगातार जनरल मेस्टन जी हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल मेस्टन, जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे थे कि ये खबर कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अब आम नागरिक उतर चुके हैं, लेकिन ये फैसला कहां तक जायज होगा? क्योंकि अनट्रेन्ड पीपल हैं ये रूस की सेना के सामने, जो इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, उनके सामने कब तक टिक पाएंगे? दीपिका, बिल्कुल सही आपने बोला, ये अनट्रेन्ड पीपल हैं, लेकिन एक बहुत फर्क है, ये बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं और अपने देश की रक्षा के लिए लड़े, और खासकर कैपिटल सिटी के लिए। जब कीव चला गया तो ये कहाँ जाएंगे, ये किसके लोग कहलाएंगे? तो आज उनके लिए मैटर ऑफ मतलब डू और डाई है, तो उनके पास कोई चारा है ही नहीं। तो ट्रेनिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में 3-3 दिन में वहां पर लोग ट्रेन करके, और क्या ट्रेनिंग है, AK-47 नहीं तो चलाना है और बारूद सिखाना है। और एक और चीज मैं आज आपके चैनल से बता देता हूँ कि अभी आप देखिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यही यूक्रेन के 15 मिलिट्री वहां पर लिएजन ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान में, जिनका मेरे साथ इंटरैक्शन था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स जो 49 कंट्रीज की थी, वहां पर उनका तजुर्बा है, उन्होंने देखा है अफगान वहां पर कैसे लड़ रहे थे। दूसरा तजुर्बा है, यूक्रेनियन आर्मी ने इराक वॉर में भी हिस्सा लिया था, और उनको पता है कि ये एफिकेसी ऑफ आईईडीज और ये दूसरे जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर होता है उसकी कितनी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये 5-6 दिन में ये ट्रेन हो जाएंगे। AK-47 कोई इतना कठिन हथियार नहीं है, और बेसिक जो मिलिट्री टैक्टिक्स है, कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट, म्यूचुअल सपोर्ट, फायर मतलब आपकी पोजीशन चुनना, ये आराम से वो सीख लेंगे। और जब देखिए, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन विच काउंट्स, तो मैन का मोरल हाई है और ये लड़ेंगे, और इनको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग आईडीज वगैरह में भी लगाने की दी जाएगी। आप देखिए किस प्रकार, अभी मानिए समय भी कम है, मैं तो बोलता हूं कि कीव को इन्होंने कैप्चर कर भी दिया, बिल्डिंग्स तोड़ दी, उसके बाद इतनी ज्यादा जो यूक्रेन की जनता है वो रूस को छोड़ेगी नहीं। ये लंबा लॉन्ग ड्रॉन वॉर चलेगा। यू कैन नॉट किल द स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, यू कैन नॉट किल द विल ऑफ अ पर्सन। आप फिजिकली इसको मार सकते हैं, तो ये देश की जो अभी स्पिरिट है, ये विल है, ये इतनी तगड़ी बन चुकी है कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। कल ज़ेलेंस्की को भी अगर कैप्चर कर लेते हैं तो भी मैं बताऊंगा ये लड़ते रहेंगे, क्योंकि अब इनके लिए मैटर ऑफ सर्वाइवल है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, जब सर्वाइवल होता है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो सर, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर, जैसे कि पावर प्लांट पर रूस ने हमला किया, और अब बताया जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पर भी हमला करने की फिराक में है। इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन टाइम्स नाउ ऑफ भारत यूक्रेन युद्ध से जुड़ा पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता युद्ध की एक एक तस्वीर वॉर जोन से भेज रहे हैं, वो लगातार जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से। युद्ध के 11वें दिन यूक्रेन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रदीप दत्ता ने हमें भेजी है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
आज जंग का 11वां दिन है। मैं प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ नवभारत की तरफ से आपको यूक्रेन से पल पल की खबर देता रहूंगा किस तरीके से यहाँ हर दम स्थिति बदलती जा रही है। हालांकि रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर का अनाउंसमेंट 2 इलाकों में किया था, लेकिन सीज फायर अनाउंस करने के साथ ही उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया। यही वजह है कि यूक्रेन को अपने लोगों को वहां से निकालना बंद करना पड़ा, क्योंकि लगातार रशिया की तरफ से बमबारी होती रही। उसके अलावा यह देखा गया कि सीज फायर की आड़ में रशिया अपनी फौज को आगे और धकेल रही थी ताकि और इलाकों पे वो कब्जा कर सके। फिलहाल भारत के लिए सबसे परेशानी का सबब बना हुआ है 700 स्टूडेंट जो कि सुमी में फंसे हुए हैं। सुमी का इलाका पिछले कई रोज से रशिया की फायरिंग का शिकार हुआ है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथियों का कहना है कि वो रशिया और यूक्रेन के साथ इस समय बातचीत कर रहे हैं मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, ताकि एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए जिसके तहत उस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को बनाया जाए और उस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में से इन स्टूडेंट्स को निकाला जाए, क्योंकि पिछले 8-9 दिन से फंसे हुए लगातार बमबारी हो रही है और उनकी तरफ से ये कहना है कि वहाँ पे पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से उनके माँ बाप भी घर पर बैठे काफ़ी परेशान है। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। अगर यहाँ पे इस समय स्थिति देखें तो हालत बहुत खराब है। आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जो हर समय लोगों से भरा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पे भी बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि जहाँ भी इस समय आप यूक्रेन में जाएंगे तो आपको टेंशन नजर आएगी, चाहे बमबारी हो या ना बमबारी हो, आपको टेंशन तो वहाँ पे दिखेगी, क्योंकि टेंशन हवा में है। कभी भी रशिया किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। यही एक वजह कि आपको बहुत कम लोग बाजारों में यहाँ पे नजर आएंगे। बहुत सारी दुकानें यहाँ वैसे भी बंद हैं और बहुत सारे जो होटल्स हैं वो भी इस समय यहाँ पे बंद हैं। जहाँ तक सवाल है और जंग में आगे आए हैं यूक्रेनी नागरिक। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कीव में लोगों ने हथियार जमा करना अब शुरू कर दिया है। रूस से लड़ने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं आम नागरिक, ताकि रूस की सेना का जमकर डट करके सामना किया जा सके। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। अब यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रहा है, जो महायुद्ध चल रहा है, उसमें अब यूक्रेन के आम नागरिक शामिल हो रहे हैं और इसी वजह से कीव में लोगों ने हथियार भी जमा करना अब शुरू कर दिया है। लेकिन ये कितना ज्यादा मुमकिन हो पाएगा और कब तक यूक्रेन की आम नागरिक रूस की इस पावरफुल सेना का सामना कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इनके हिम्मत और जज्बे को बिल्कुल सलाम करने लायक है, क्योंकि लगातार यूक्रेन डट करके सामना कर रहा है रूस के हर एक हमले का। लोग नहीं चाहते, यूक्रेन के नागरिक नहीं चाहते कि जो रूस है वो कीव पर कब्जा जमा ले, और इसीलिए अब आम नागरिक भी इस जंग का हिस्सा हो रहे हैं और अपनी तरफ से जो भी जिससे बन पा रहा है वो हर मदद करने के लिए तैयार है यूक्रेन की सेना। तो देखिए किस तरीके की तैयारी यहां पर यूक्रेन के नागरिक कर रहे हैं, क्योंकि अब रूस का जो अगले टारगेट है वो यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहां पर रूस की सेना दाखिल ना हो सके, घुस ना सके, हमला ना करे, और अगर हमला करे भी तो यूक्रेन की जनता उनका सामना करे। इसीलिए यूक्रेन की जनता देखिए किस तरीके से तैयारी शुरू कर रही है, हथियार जमा कर रही हैं ताकि रूस की सेना का सामना किया जा सके। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर खाने पीने का सामान हो या फिर वेपन्स हो, हर तरीके से यूक्रेन की जनता खुद को तैयार कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जनरल मेस्टन जी, ये तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और जैसा कि मैं कह रही थी कि यूक्रेन के कीव पर अब अगला टारगेट रूस का यही है कि जल्द से जल्द कीव पर कब्जा किया जा सके। लेकिन ये जो तैयारियां आम नागरिक यहाँ पर कर रहे हैं वेपन्स को लेकर के, सड़क पर कुछ चीज़ें ऐसी लगा रहे हैं ताकि सेना दाखिल ना हो सके, ये कितना ज़्यादा पॉसिबल है? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आपने हाथ में चलिए मशीन गन ले ली, लेकिन सामने वाले पर अटैक करना ये उतना पॉसिबल नहीं होगा आम नागरिक के लिए। दीपिका बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। देखिए ये सब डिले तो करेगा। लड़ाई में जितने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं, ऑल ऑब्स्टिकल्स आर इनसरमाउंटेबल, मतलब उनको आप पार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो डिलेइंग इफेक्ट करते हैं। और ऑब्स्टिकल्स बेसिकली डिले के लिए लगाए जाते हैं और उनको फायर से कवर किया जाता है। तो जब वहां दुश्मन उसको नेगोशिएट करेगा तो उसके ऊपर वहां पर इफेक्टिव फायर डाला जाएगा। तो ये बेसिक टैक्टिक्स है।
अब सवाल उठता है कब तक चलेगा। मैं फिर दोहराता हूं, कीव तो एक दिन कैप्चर होएगा ही, ऐसी कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या? ये इतने जो लोग हैं वो अवेलेबल हैं, हथियार अवेलेबल हैं, नाटो और अमेरिका इनको हथियार सप्लाई करेगा, बारूद की दुनिया में कोई कमी नहीं है। तो ये क्या है कि रशियन ट्रुप्स के कैप्चर होने के बाद भी, चलिए मान लिए उनको झंडा लगा लिया रशिया ने और बोला कि हमने कैप्चर कर लिया, उसके बाद क्या? बहुत कुछ चलेगा। ये अभी लॉन्ग लास्टिंग लड़ाई होगी। और देखिए, एक बार बार न्यूक्लियर का भी आता है, जो ये अभी रेडिएशन है, मान लिया कल एक रेडिएशन लीक हो गई, यूरोप में तो इसका फर्क पड़ेगा इमीडिएटली, पर इसका फर्क टर्की में भी पड़ेगा। अगर आप देखिए, उसके बाद ब्लैक सी का टर्की है, और टर्की के पास सबसे बड़ी चाबी है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के मुताबिक जो बॉस्फोरस है, जहां से सारी शिप्स निकलती हैं, तो वो उसको बंद कर देंगे, तो रूसी का जो जितनी शिप्स है वहां से बंद हो जाएगी, वो बिल्कुल ट्रैप्ड हो जाएंगी ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, फिर जो बाल्टिक स्टेट से ये जो बाल्टिक सी का रास्ता है, पोर्ट्स हैं, रशिया को वो डिनाई कर दिए जाएंगे। तो रशिया को सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट है जो उनकी पैसिफिक रीजन में, वहां पर ही उनको होगा। तो आप उनका लैंड मूवमेंट सर आगे भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी, कुछ चीजें आप बने रहिए लगातार हमारे साथ इस महायुद्ध की कवरेज में। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में पावर प्लांट की तरफ रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ सेना ने बढ़ने की खबर आई है। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अब रूस की सेना आगे बढ़ रही है, पावर प्लांट की तरफ रूसी सेना बढ़ रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ सेना बढ़ रही है। इसका आप अंदाजा लगाइए, अगर इस तरीके से यहाँ पर हमला करते हैं तो क्या स्थिति बनती है?